जब हमें एक ही कहानी बार बार सुनाई जाती है तो चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, कभी कभी हम उसे सच मान लेते हैं। हिंदू लालची होते हैं। एक हिंदू की वजह से ही गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को टॉर्चर करके मार दिया गया था। सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए गंगू ने उन्हें धोखा दिया। हिंदुओं की दोस्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने इन उदाहरणों में क्या नोटिस किया? इनमें कहानी को सुनाने के तरीके के बारे में आप क्या सोचते हैं? निष्कर्ष या कंक्लूजन्स कैसे निकाले गए? क्या वे पूर्व ग्रहों से मुक्त थे? क्या उन्हीं कहानियों को अलग ढंग से कहा जा सकता है? करीब 300 साल पहले 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को टॉर्चर करके बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। किसी ने उन्हें धोखा दिया था। सोने के सिक्कों के इनाम के बदले उन्हें पकड़वा दिया था। दिलचस्प है ना, हमने सेम कहानियों को अलग ढंग से सुना, या ये भी कह सकते हैं कि हमने सेम कहानियों के अलग आख्यान सुने। कहानी और आख्यान के बीच का अंतर उसे बताने के तरीके में होता है। जैसे कि आप बातों को किस ऑर्डर या क्रम में बताते हैं, किसी एक की जगह दूसरे पात्र को कितना महत्व देते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बातों पर कितना जोर देते हैं। हमें जो आख्यान सुनाए जाते हैं वो हमारी पहचान को लेकर हमारी धारणा के साथ साथ दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संकट, ध्रुवीकरण और हिंसक संघर्ष के इतिहास वाले देशों में क्या हुआ और क्यों हुआ, इस बारे में सामाजिक समूहों के पास अक्सर अलग अलग आख्यान होते हैं। संघर्ष की स्थितियों में विभिन्न पहचान समूहों के बीच बातचीत में ऐसी कहानियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जनवरी 2018 में जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। दशकों से जम्मू कश्मीर राजनीतिक, धार्मिक और जातीय दृष्टि से एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है। इसीलिए शुरू में जो सिर्फ अपराध का एक और कृत्य लग रहा था, उसे कथाओं या आख्यान के युद्ध में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए। क्यों और कैसे? आइए उस महिला से सुने जिन्होंने अदालत में पीड़ित के परिवार का बचाव किया। See, the war of narrative which we have witnessed in 2018-19 when Rasana rape and murder case took place was like that the narratives which we have seen, I think were triggered or were there to satisfy or to earn ill interest. So you have to, first of all, you have to understand what kind of narratives came up that time, what kind of narratives took place. Narrative against me, narrative against the case, narrative against the people who were supporting the victim. Like I was the counsel. So if I take my example, what kind of narratives were spread, what kind of narratives took place at that time against me was that she is against Hindu community, she is against India. Or later on, narratives were spread that she is an agent. The narratives that were spread against me, that were triggered against me, was to weaken me so that I stop appearing for the parents. Overall, the narrative was triggered like the Hindus are implicated in a Muslim-dominated state, right? That was the second narrative. So by triggering that narrative, by playing victim card that Hindus are implicated in a Muslim-dominated state was to garner the support throughout the country of Hindus. The motive was to weaken the proceedings, weaken the investigation of the case. So, and I fail to understand how can you earn benefit or support using religion, whereas crime has no religion. The criminal, I believe, has no religion. So, gracefully, with the grace of God, at that time, we could come to the narratives. I know I have personally suffered because of the narratives. We are sitting in the court compound today. This was the place where people even refused to offer me a glass of water. And after 6 years, I'm here earning my bread and butter. दीपिका ने जिस केस को रिप्रेजेंट किया वह पहचान पर आधारित हिंसा के ऐसे कई उदाहरणों में से एक है जहां अपराधी पोलराइजिंग नैरेटिव्स को यूज करके आम जनता का समर्थन हासिल करने में सक्सेसफुल हुए। क्योंकि आख्यान कहानी को एक निश्चित तरीके से बताते हैं, वह उस लेंस से प्रभावित होते हैं जिससे उन्हें सुनाने वाले उन्हें देखते हैं, या जैसे वो दुनिया को अनुभव करते हैं। जब आपके और मेरे जैसे लोग
वास्तविक जीवन की घटनाओं के सब्जेक्टिव और सिंप्लीफाइड वर्जन्स को एकमात्र सच मानकर स्वीकार करना या फैलाना शुरू कर देते हैं तो वह आत्म प्रबलित या सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपने कितनी बार अपने अनुभवों को इस तरह से शेयर किया है जिससे आपकी शिकायत तो उजागर हो गई लेकिन दूसरों की शिकायत दब गई। मैं इसकी दोषी हूँ। कई बार तो मैंने ये भी बोला है कि चाहे अपराधी ने गलत किया लेकिन उनके इरादे नेक, क्योंकि उन्होंने ये सब समाज के भले के लिए किया। नैरेटिव्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिम्मेदार नागरिक के रूप में समुदायों को एकजुट करने के लिए हमें कैसे उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में द इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांजिशंस कुछ सुझाव देती है, जैसे कि सरल निष्कर्षों या कंक्लूजन्स को ठुकराना, संघर्ष की जटिलता को स्वीकार करना और पीड़ितों की कहानियों को आगे बढ़ाना, ताकि लड़ने की जगह हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मुसीबतों को स्वीकारें और मिलकर उनका समाधान निकालें। तब भी जब हमारे आख्यान एक दूसरे से अलग हों, जो कहानियां हम सुनाते हैं और जिस तरीके से हम उन्हें सुनाते हैं वो या तो समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं या तो समुदायों को आपस में लड़ा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको समावेशी, अहिंसक और परिवर्तनकारी आख्यान सुनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।